हेलो फ्रेंड्स, मैं रजत कुमार शर्मा। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आज आपको मौलिक अधिकार ना पढ़ा के पारिभाषिक शब्दावली पढ़ाऊंगा। देखिए, उसका कारण ये है कि पारिभाषिक शब्दावली हर एग्ज़ाम में आती है। पटवार में 2 क्वेश्चन आते हैं, एलडीसी में 3 क्वेश्चन आते हैं, ग्राम विकास अधिकारी में भी 2-4 क्वेश्चन आते हैं और सब इंस्पेक्टर में 14 क्वेश्चन आते हैं। ये पारिभाषिक शब्दावली अपन को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रशासनिक शब्दावली होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में वैसे कई शब्द हैं जो पारिभाषिक शब्दावली में आते हैं, ठीक है। एडहॉक है ना, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, अबेंस, ये सब पारिभाषिक शब्दावली में शब्द आते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस पारिभाषिक शब्दावली को अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, रिवीजन आप साथ के साथ करते जाइए, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे और आप नेक्स्ट डे के ऊपर अगर उस चीज़ को ढालोगे तो वो आपके ऊपर बर्डन पड़ता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे और आपको जोर आएगा। उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि आपका रिवीजन हो नहीं पाएगा और आप पेपर में अपने आंसर गलत करके आ जाओगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस पारिभाषिक शब्दावली को अच्छे से याद करेंगे, इसका मनन करेंगे, रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे और फिर अपनी एग्ज़ाम में अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। देखिए, मैं आपको पारिभाषिक शब्दावली का एक अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियो में डालूंगा इसको। मैं कम से कम 7 से 8 वीडियो बनेंगे इसके और 800 से 900 पारिभाषिक शब्दावली के शब्द में आपको कराऊंगा और यह आपके लिए एनफ है, इससे बाहर जाएगा नहीं पेपर पारिभाषिक शब्दावली का, ठीक है। और आप इनको याद करिए। फिर जैसे 7-8 वीडियो पारिभाषिक शब्दावली के पूरे हुए, उसके बाद मैं आपको मौलिक अधिकार शुरू करवा दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, आप अच्छे से पढ़ते रहिए और डेली पढ़ते रहिए, बीच में गैप मत दीजिए, वरना आपको बहुत दिक्कत आएगी। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो मैं अपने अनुभव के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ और आपके लिए क्या सही है क्या गलत है मुझे अच्छी तरह से पता है। इसलिए आप इसको पढ़िए, फिर अपना वही कॉन्स्टिट्यूशन पूरा चलेगा। और जैसे मेरा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा हो जाएगा तो मैं राजस्थान की जीके के एमसीक्यू भी चालू करूँगा। और एमसीक्यू चालू करने का मतलब ये नहीं है कि थ्योरी से कोई मतलब ही नहीं है, नहीं, वो एमसीक्यू में इस हिसाब से कराऊंगा आपको कि उससे बाहर पर्सन उससे भी नहीं जाएगा। क्योंकि आप थ्योरी पढ़ के भी एमसीक्यू निकालोगे, कई को तो ये नहीं पता कि पूरे एक पेज के अंदर कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो वो दिक्कत मेरी दिक्कत है। मैं आपको एमसीक्यू भी इस हिसाब से कराऊंगा कि उसके आसपास का आगे पीछे का जो भी सवाल बनने लायक होता है वो मैं आपको एमसीक्यू से पूरा करवा दूंगा। आप आराम से अच्छे नंबर लाना और किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना, आपके अच्छे नंबर ही आएंगे उस टॉपिक के रिगार्डिंग। तो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला शब्द है अबेटमेंट। अबेटमेंट यानी होता है उपशमन। उपशमन का एक अलग अर्थ भी होता है, कटौती करना या कमी करना। जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, वो कार्य थोड़ा बड़ा है तो अपन क्या करेंगे, वो कार्य जल्दी हो जाए इसलिए उस पर कटौती करेंगे, उसका उपशमन करेंगे, लघुकरण करेंगे। एब्रीविएशन यानी होता है संक्षेप। देखो, मैं एक बात और बता दूं, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके एक ही शब्द के कई अर्थ है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके वाक्य पे, सेंटेंस किस हिसाब से है, ठीक है। एब्रीविएशन यानी होता है संक्षेप, किसी बड़े हिस्से का छोटा रूप कर देना, संक्षेप। एबेंस यानी होता है आस्थगन, रोक देना।
एबोलिशन यानी होता है उन्मूलन, मतलब जड़ से उखाड़ देना या समूल नष्ट कर देना। जैसे कोई चीज़ है, जैसे कोई पेड़ है लगा हुआ है, अगर कोई उसको उखाड़ देता है तो उस जड़ मूल से नष्ट हो गया वो पेड़, ठीक है, तो उसका उन्मूलन हो गया। अकॉर्ड यानी होता है समझौता, किसी दो पार्टी के बीच में, दो इंसान के बीच में किसी चीज़ को लेके समझौता हो जाना, उसको कहते हैं समझौता। अकॉर्ड यानी समझौता। एब्यूज यानी होता है दुरुपयोग। देखो एब्यूज यानी गाली देना भी होता है, लेकिन गाली देना जब होगा जब वो इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट चलेगा उसमें कोई क्वेश्चन आएंगे तो उसके अंदर वो माना जाएगा, ना कि पारिभाषिक शब्दावली के अंदर। मैंने आपको पहले बोला है एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं इंग्लिश में। तो अब्यूज यानी होगा दुरुपयोग करना, किसी पद का दुरुपयोग करना। जैसे मान लो किसी को अच्छी पोस्ट पे हम बिठा दिए, वहाँ पे वो रिश्वत ले रहा है, गलत काम कर रहा है, शोषण कर रहा है किसी का, तो एक तरीके से वो पद का दुरुपयोग कर रहा है। तो अब्यूज यानी होगा दुरुपयोग। अकेडमिक यानी होता है शैक्षणिक, शिक्षा से संबंधित संस्था। एक्यूज यानी होता है अभियोग लगाना, किसी के ऊपर दोषारोपण करना, किसी को दोषी ठहराना, ठीक है। एक्नोलेज यानी होता है अभिस्वीकार करना, मतलब किसी चीज़ को मान लेना, अंतर्ग्रहण कर लेना कि हाँ, जैसे किसी ने जुर्म करा है, किसी चोर ने, वो बोल देगा कि हाँ मैंने जुर्म करा है, तो अभी स्वीकार्य हो गया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ सेंटेंस के हिसाब से शब्द आएंगे, लेकिन फिलहाल तो पारिभाषिक शब्दावली में एक्यूज यानी एक्नोलेज यानी होता है अभिस्वीकार करना। एक है एक्नोलेजमेंट, इसका अर्थ है प्राप्ति सूचना। इसका अर्थ क्या है? प्राप्ति सूचना। कैसे? जैसे अपन ने किसी विभाग में आरटीआई लगाई, अब आरटीआई से अपन जो आप मांगना चाहते थे उससे जो सूचना, वो सूचना उन्होंने पलट के अपन को दे दी, तो वो क्या होती है? प्राप्ति सूचना। जो सूचना अपन को चाहिए थी, अपन ने वहाँ पे आरटीआई लगाई, सामने वाले ने, सामने जो विभाग है उसने वो सूचना अपन को भेज दी, तो वो होता है प्राप्ति सूचना। एक्वायरी नहीं होता है अर्जन करना। अर्जन करना क्या होता है? कमाना, या किसी चीज़ को प्राप्त करना, या मेहनत करके किसी चीज़ को पा लेना, उपलब्धि हासिल कर लेना, ठीक है। लेकिन आप तो एक ही काम करना कि जो शब्द इसके इंग्लिश के सामने लिख रखे हैं ना, एक्वायर बराबर अर्जन करना, तो आप यही याद रखना, ठीक है। एक्ट इन फोर्स नहीं होता है कार्यवाहक। कार्यवाहक का मतलब क्या होता है? वजन लगाइए, देखिए दिमाग लगाइए अपना, जोर दीजिए दिमाग पे। देखो अगर कोई एक पद पर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, लेकिन वह स्थायी आधार पर उस पद पर सेवा नहीं कर रहा, मतलब एक निश्चित सीमा अवधि के बाद वो वहाँ से हट जाएगा, तो उसको कहते हैं कार्यवाहक, ठीक है। एक्ट इन फोर्स का मतलब क्या होता है? कार्यवाहक। एड होक यानी क्या होता है? तदर्थ। विशेष अवधि के लिए नियुक्त, विशेष अवधि के लिए नियुक्त व्यक्ति। जैसे अपना कोई काम है 10 लोगों का, अब अपन को ऐसा लगा कि यार 2 इंसानों की और ज़रूरत है, तो कुछ टाइम के लिए, किसी विशेष अवधि के लिए अपन वो जो 2 इंसानों को अपन अपने ग्रुप में ऐड करते हैं कार्य करवाने के लिए, उसको कहते हैं तदर्थ, ठीक है। थोड़ा सिमिलर ही है दोनों का अर्थ, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। अधेसिव यानी होता है चिपकने वाला। अधेसिव यानी क्या होता है? चिपकने वाला। एडजर्न यानी होता है स्थगित करना, रोक देना, वर्जन कर देना। एडजर्न शैंडा यानी होता है अनिश्चित काल के लिए, मतलब कोई पता नहीं, जैसे आपातकाल लगता है तो अनिश्चित काल के लिए भी लग जाता है, कि पता नहीं कब तक लग रहा है वो चीज़। एडजर्नमेंट मोशन यानी होता है स्थगन प्रस्ताव। देखिए आप इनके सेपरेट शब्द भी याद रखना, जैसे एडजर्नमेंट यानी होता है स्थगन, आपके एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है एडजर्नमेंट बस इतना सा, और उसके आगे लिखा आएगा स्थगन प्रस्ताव, नहीं, एडजर्नमेंट के साथ में मोशन आएगा ना तो ही स्थगन प्रस्ताव आएगा, वरना एडजर्नमेंट
ही लिखा आएगा तो स्थगन ही लिखा आएगा, ना कि प्रस्ताव। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? एडजमेंट लिखा आएगा तो कई बार वो क्या है, प्रेशर ऐसा एग्जाम का रहता है, ये तो एडजमेंट दे देता है, सामने लिख देता है स्थगन प्रस्ताव। अब उसने प्रस्ताव की स्पेलिंग तो लिखी ही नहीं मोशन, लेकिन पब्लिक क्या कर देती है, स्थगन प्रस्ताव, वो गलत हो जाता है। तो एडजमेंट मोशन लिखा है ना पूरा, तो ही स्थगन प्रस्ताव करना है, और ये इसी में नहीं करना, बाकी सारे शब्दों में ये करना है। पर्टिकुलरली किसी शब्द का अर्थ देना तो ही उस पर जाना, वरना मत जाना। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिफॉर्म्स, प्रशासनिक सुधार, किसी डिपार्टमेंट में कोई सुधार करना हो उसके लिए। एडमिसेबल यानी ग्राह्य या स्वीकार्य, मतलब स्वीकार करने योग्य। एफिडेविट यानी शपथ पत्र या हलफनामा, दोनों ही शब्द याद करना है आपको, शपथ पत्र और हलफनामा, ठीक है। एजेंडा यानी क्या होता है, कार्यसूची। जैसे अपन को कोई काम करना है तो अपन उसकी एक लिस्ट में उसकी सूची तैयार कर लेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो जो विवरण होता है उसको कहते हैं कार्यसूची। एग्रेरियन होता है कृषि भूमि संबंधी, कृषि संबंधित जो काम होते हैं उसको। एग्रीमेंट यानी होता है अनुबंध या करार, वही समझौता। एग्रीगेट यानी होता है औसत, औसत मतलब बीच का। अलाउंस यानी होता है भत्ता, ठीक है। अनेक्सर यानी होता है संलग्न, मतलब किसी से जुड़ा हुआ। एनुअल यानी होता है वार्षिक, सबको पता है। देखिए जो थोड़ा सा टफ है ना, थोड़ा सा टेढ़ा जो शब्द है उसी को मैं बताऊंगा, बाकी मुझे पता है सबको आता है। एनुअल ऑडिट रिपोर्ट यानी होता है वार्षिक प्रतिवेदन। एनुअल यानी होता है वार्षिक, ऑडिट यानी होता है लेखा, रिपोर्ट यानी होता है प्रतिवेदन, ठीक है। एनुअल ऑडिट रिपोर्ट, वार्षिक प्रतिवेदन। एंटीसीडेंट्स यानी होता है पूर्वत, मतलब पहले की गई हो बात, कोई चीज़ पहले बीते समय में हुई हो। एंटिसिपेटेड यानी होता है प्रत्याशित, जिसकी आशा की गई हो। एक होता है, अब कभी कभी क्या है एग्जाम में एंटिसिपेटेड के बराबर अप्रत्याशित नहीं आके अप्रत्याशित आता है, ज़्यादातर ये कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है, लेकिन आपको अप्रत्याशित याद नहीं करना, क्योंकि पब्लिक सोच लेती है AN उपसर्ग लग गया, नहीं, एंटिसिपेटेड यानी प्रत्याशित ही होगा। एंटीडेटेड चेक, इसका मतलब होता है पूर्व दिनांकित चेक। अपेंडिक्स यानी होता है परिशिष्ट। अब ये बताने लायक शब्द है, देखिए जोर दीजिए अपने दिमाग पे क्या आएगा। देखिए परिशिष्ट का मतलब होता है पुस्तक के अंत में दी जाने वाली कुछ बातें जो रह गई हो, जो शुरू में जो अपन बुक में जो ऐड करते हैं ना, जो बात वो रह गई उसको लास्ट में हम लिखते हैं, जिसको कहते हैं परिशिष्ट। जैसे अपन ने बोले थे ना अनुसूची, सूची के पीछे एक विवरण, उसको बोलते हैं अनुसूची। एप्लीकेबिलिटी यानी होता है लागू करना, किसी चीज़ को लागू करना। अपॉइंटमेंट नियुक्ति है ही। अप्राइज यानी होता है मूल्यांकन, किसी इंसान का मूल्यांकन करना, ठीक है, उसकी बातों से मूल्यांकन करना, उसको देख के मूल्यांकन करना, उसको बोलते हैं मूल्यांकन करना, एनालिसिस करना। एप्रोप्रिएशन यानी होता है विनियोजन। आपका नंबर आ गया वापस, बताओ विनियोजन यानी क्या होता है। देखो विनियोजन यानी होता है वह बचत जिस पर व्यक्ति को ब्याज या कुछ धनराशि मूल के अलावा मिलती है। मतलब जैसे अपन किसी को उधार देते हैं ब्याज पे, तो मूल राशि तो मिलेगी, साथ में ब्याज भी मिलेगा, तो अपन ने एक तरीके से क्या करा, बचत का सही काम करा, ठीक है। तो एप्रोप्रिएशन यानी होता है विनियोजन। अप्रूवल यानी क्या होता है, अनुमोदन। अनुमोदन यानी होता है मंजूरी देना। असेंट यानी होता है अनुमति। असिस्ट यानी होता है परिसंपत्ति। आपका नंबर आ गया वापस।
देखो, परिसंपत्ति का मतलब होता है वह मूल्यवान वस्तु जिस पर किसी का अधिकार हो। इसका मतलब किसी की ऐसी संपत्ति जिससे उसको कुछ कमाई होती हो, या फिर उसकी कुछ उसके खुद के पैसों से खरीदी गई हो, उसकी कुछ मतलब उसी की कोई वस्तु हो, मतलब वह मूल्यवान वस्तु जिस पर किसी का अधिकार हो। जैसे आपकी बाइक है, आपकी कार है, तो आपकी एक परिसंपत्ति है वो, ठीक है। जैसे आपकी कोई दुकान है, वो भी आपकी परिसंपत्ति है, आपकी खुद की है, जिसको आप काम में लेते हो। एसोसिएशन यानी होता है संघ। संघ यानी जानते हो, ग्रुप। अथॉन्टिक यानी होता है प्रामाणिक। ऑथेंटिक मतलब प्रामाणिक। ऑथोराइज यानी होता है प्राधिकार देना। प्राधिकार देना मतलब बताओ। प्राधिकार देना मतलब होता है किसी को एक ऐसी क्षमता देना निर्णय लेने की जो किसी राज्य द्वारा दी गई हो, ठीक है। अधिकार दिए देना, किसी को एक अधिकार देना, उस अधिकार से वो कोई काम कर सके, ठीक है, उसके अधिकार क्षेत्र में आता हो। ऑथोरिटी यानी होता है प्राधिकारी। इसका मतलब भी वही है, किसी संस्थान के किसी विषय या क्षेत्र में निर्णय लेने की क्षमता जो किसी राज्य द्वारा उसको दी गई हो, उसको कहते हैं प्राधिकारी। ऑटोनोमस यानी होता है स्वायत्त। जिसको या फिर जिसके किसी को अपने पर फैसला लेने का अधिकार हो, मतलब ऐसा इंसान जिसको अपने ऊपर फैसला लेने का अधिकार हो, स्वतंत्र हो वो, मतलब उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, स्वतंत्र है वो, उसको बोलते हैं स्वायत्त। बैड कंडक्ट यानी होता है दुराचरण, बुरे आचरण वाला। बेनेफिशियरी यानी होता है लाभानुभोगी। जैसे किसी को पेंशन मिलती है तो वो लाभानुभोगी है, या और भी इसके अर्थ होते हैं, पेंशन ही नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो तुमने कोई वस्तु खरीदी, अब तुम उसको काम में ले रहे हो, तो लाभानुभोगी होए। बाइबलोग्राफी यानी होता है संदर्भ ग्रंथ सूची। इसका मतलब होता है कि वह सभी चीज़ों की सूची जिन्हें आपने अपने काम में लिया हो। मतलब आपने, मैं क्या बताऊं, मतलब एक तरीके से ये है कि वह सभी चीज़ की सूची जो आपने उन सबको काम में लिया हो, वो सब आपके काम आई है, उसको कहते हैं संदर्भ ग्रंथ सूची, ठीक है। जैसे मान लो आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो, बल्ला लेके जा रहे हो, गेंद लेके जा रहे हो, क्यों? क्रिकेट खेलने। अब वहाँ पे आपके खेलने में काम नहीं आएगी क्या? तो उसको बोलते हैं, लेकिन इसको नहीं बोलते संदर्भ ग्रंथ सूची। मतलब बता रहा हूँ, कुछ ऐसे सिमिलर है कि जो आपके काम आती है उसको कहते हैं संदर्भ ग्रंथ सूची, वह सूची जिसे आपने अपने काम में लिया हो। बाय यानी होता है बोली लगाना। बाई एनियल यानी होता है 2 वर्ष। बाई लिटरल यानी होता है 2 पक्ष। बाई एनियल यानी होता है 2 वर्ष, द्विवर्षीय। अब बाई लिटरल यानी होता है 2 पक्ष। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्व मंडल। बोनाफाइड यानी होता है वास्तविक। ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस विश्वास भंग। ब्रीच यानी होता है भंग, कॉन्फिडेंस यानी विश्वास। ब्राइब यानी रिश्वत। ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही, सरकारी तंत्र मतलब। कैरिड फॉरवर्ड यानी होता है अग्रणित शेष। इसका अर्थ यह है कि कोई चीज़ आवश्यकता से अधिक हो जाने पर अगर वो बच जाती है, मतलब उसका उपयोग नहीं हो पाता है, तो उसको बोलते हैं अग्रणित शेष। केस यानी होता है मामला, प्रकरण। कौशन यानी होता है सावधानी। सीज फायर यानी होता है युद्ध विराम। सेंसस यानी होता है जनगणना। चार्ज शीट यानी होता है आरोप पत्र।
सर्कुलर यानी होता है परिपत्र। अब देखो सर्कुलर यानी परिपत्र होता है, इसका मतलब क्या है? मतलब ये होता है कि अधिकारियों को सूचना के लिए भेजे जाने वाला आधिकारिक पत्र। ठीक है, कहाँ पे गए अपन? कोडिफिकेशन यानी होता है संहिताकरण। संहिताकरण का मतलब होता है किसी भी काम को क्रमबद्ध रूप से करना। कोलिजन यानी होता है दुर्विसंधि, मतलब बुरे काम के लिए की गई संधि। ठीक है। कॉमन रोस्टर यानी होता है सामान्य नामावली। ये अपने जज वज की नियुक्ति होती है जिसमें काम आता है ये। मैंने आपको बोला था ना, कॉन्स्टिट्यूशन में भी कई ऐसे शब्द आएंगे जो पारिभाषिक शब्दावली काम आती है उसमें। कम्युनिक्यू यानी होता है विज्ञप्ति, जैसे कोई वैकेंसी निकलती है उसकी विज्ञप्ति निकलती है वो। कम्प्यूटेशन यानी होते हैं परिवर्तन, किसी एक चीज़ का किसी दूसरी चीज़ में परिवर्तन होना। कंपेंसेटरी अलाउमेंस यानी होता है प्रतिपूरक भत्ता, किसी कर्मचारी को कर्तव्य पालन के कारण आवश्यक व्यक्तिगत व्यय को पूरा करने के लिए दिया जाने वाला भत्ता। मतलब जैसे मैं बताऊं, जैसे मान लो आपने किसी इंसान को किसी काम के लिए भेजा है, अब आपने भेजा तो है लेकिन अब उस इंसान की कुछ ज़रूरतें भी होगी, जो बीच में खाना खाएगा, कुछ और भी काम करेगा, तो उसके कुछ पैसे लगेंगे, तो वो उसके नहीं लग के आप उसको एक एक्स्ट्रा पैसे दोगे कि हाँ ये तेरे काम आएंगे, उसको बोलते हैं प्रतिपूरक भत्ता। कंपाइलेशन यानी होता है संकलन। संकलन यानी मतलब अलग अलग लेखक एक ही साहित्यिक रूप में एक ही अवधि में एक ही विषय पर जो पुस्तकों का चयन करके रखते हैं या पुस्तकों का चयन करते हैं, ठीक है, या फिर उन्हीं पुस्तकों को एक जगह रखते हैं, तो उसको बोलते हैं संकलन। कंप्लायंस यानी होता है अनुपालन, मतलब किसी का पालन करना। कंडेम यानी होता है अनुपयोगी, जो किसी काम की नहीं हो। कॉन्फिडेंशियल यानी होता है गोपनीय। कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिस्केट यानी होता है जब्त करना। ठीक है। कॉन्फिडेंशियल यानी होता है गोपनीय, मतलब किसी चीज़ को गुप्त रूप से रखना। इन कैमरा, मतलब किसी को उस बारे में पता ना हो। और कॉन्फिस्केट यानी होता है जब्त करना। कन्निवेंस यानी होता है मौन सहमति, मतलब अपन ने मान लो किसी इंसान से कुछ पूछ रहे हैं अपन कि यार मैं कर लूँ, फिर वो गर्दन हिलाएगा चुप होके, मतलब उसने हाँ कर दी। कॉन्सिक्यूटिव यानी होता है लगातार, क्रमिक। कॉन्सिक्यूटिव यानी क्या होता है? लगातार। कंसेंसस यानी होता है आम सहमति, मतलब सब लोगों की सहमति से कोई काम करना। कॉन्सोलिडेट फंड यानी होता है संचित निधि, कॉन्स्टिट्यूशन का है ये भी। संचित निधि, आकस्मिक निधि 263 है ना, 266 है कुछ अनुच्छेद। कॉन्टिजेंसीज यानी होता है आकस्मिक व्यय, देख लो वही बात है। कन्वेंशन यानी होता है रूढ़ी। रूढ़ी मतलब पुरानी विचारधारा का इंसान। कॉरपोरेशन यानी होता है निगम। कोरिजेंडम यानी होता है कोरिजेंडम यानी होता है शुद्धि पत्र। और कस्टडी यानी होता है अभिरक्षा। अभिरक्षा का मतलब अच्छी तरह की जाने वाली देख रेख, मतलब किसी इंसान की अच्छी तरह से की जाने वाली देख रेख, उसको सारी सुविधा मतलब दी गई हो। कस्टम्स ड्यूटी यानी होता है सीमा शुल्क। अपन नहीं बोलते क्या कस्टम विभाग में, ऐसे। कटमोशन यानी होता है कटौती प्रस्ताव। डेबर यानी होता है रोकना। डेबेंचर यानी होता है ऋण पत्र, उधार का पत्र। और डेबिट यानी होता है नाम ढालना या जमा करना। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पारिभाषिक शब्दावली लेके आया हूँ। शायद मेरे हिसाब से 40 से शायद 45 शब्द होंगे शायद ये। टोटल मिला के तो 600-700 के लगभग शब्द है।
तो मैं आपको पूरे कराऊंगा। अब आप देख लो, ये शब्द वो हैं जो अपने गवर्नमेंट की साइट पे 637 पेज की एक PDF है, जिसकी एक पेज में शायद 14 पारिभाषिक शब्दावली लिखी हुई है। तो आप देख लो 14 इंटू 637 कर लो कितनी हो गई। तो उसमें से बिल्कुल सिलेक्टेड पारिभाषिक शब्दावली जो हमेशा एग्जाम में रिपीट होती रहती है, सेम इधर से उधर, उधर से इधर, यह ऑप्शन में आ जाती है। रिपीट वही होती है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के दे देते हैं, लेकिन वही रिपीट वही होती है, वही पारिभाषिक शब्दावली रिपीट होती है। तो आप इनको बहुत अच्छी तरह से पढ़िए, याद करिए और अपनी एग्ज़ाम में इनको करिए, ठीक है। अपनी एग्ज़ाम में जब आप बैठो और आपने जो मुझसे पढ़ा है तो आप देखना उस एग्ज़ाम में आपको लगेगा कि वास्तव में ये तो पेपर लीक जैसा ही था, मतलब पहले ही बता दिया क्या प्रश्न में आएगा, है ना। पेपर में क्या आएगा ये आपको पहले से ही पता है एक तरीके से। बात यही है कि आप इनको पढ़ के जाइए, यही आएंगे, यही मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर RPSC और RSB पुराने पेपर को ही, उनमें से कई क्वेश्चन रिपीटेशन करती है वो। लेकिन फिर भी मैं एक्स्ट्रा भी पर्सन आपके लिए लेके आया हूँ, इसमें शब्द लेके आया हूँ। वो आपको 600-700-800 जो PDF में जो मैं आपको बता दूंगा, पढ़ा दूंगा 7-8 वीडियो में शायद, क्योंकि 7-8 वीडियो ही लगेंगे अपन को। तो फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ। अब फिर आप, मैं कह रहा हूँ ना, टेस्ट दीजिए ना, आप ऑनलाइन ऑफलाइन कैसी भी टेस्ट देना, कैसे भी टेस्ट सीरीज देना, आपको अपना आप पता चल जाएगा। मेरी बात आप मानो ही मत चाहिए, मैं तो यही कहता हूँ, जो मैं पढ़ाता हूँ, जो भी मैं MCQ कराता हूँ, जो भी मैं बताता हूँ, उसको आप तो टेस्ट दीजिए। मैं तो सीधी कहता हूँ, और टेस्ट दे के आप अपना एनालिसिस करिए कि हाँ मैंने क्या पढ़ा, कितना रिवीजन करा। अगर मैंने अच्छे से पढ़ा है तो फिर मुझसे गलती क्यों हो रही है, उस जगह पे जाइए, उसका वापस रिवीजन करिए, फिर वापस टेस्ट दीजिए, फिर गलती हो जाए तो फिर करिए। बस यही सारे प्रोसेस एग्ज़ाम तक करिए, फिर देखो आपके एग्ज़ाम में क्या होता है, एक अलग ही निखार आएगा। और देखो, इनको रटने के हिसाब से मत पढ़िए। देखो, अगर किसी इंसान में किसी चीज़ का ज्ञान होता है ना, किसी भी चीज़ का ज्ञान होता है, अब जैसे मान लो आपको 700-800 में पारिभाषिक शब्दावली बता दूंगा, तो मान लो कभी आप किसी विभाग में जाओगे या किसी लेटर को देखोगे तो उसमें ये शब्द रहेंगे। अब आजकल क्या करते हैं, किसी बैंक में, किसी में, कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं, उनका जो लेटर आता है उसमें ये सब लिखे रहते हैं। तो पब्लिक क्या करती है, लोग क्या करते हैं जिनको कुछ पता नहीं है कि यार इसका अर्थ क्या होता होगा, पूछूं किसी से पूछूं, तो अपने आप में एक शर्म की वैसी बात होती है। और पढ़ा हुआ सा लड़का लगना, मतलब कोई जैसे स्टूडेंट टाइप का सही लड़का लग रहा है किसी को, तो उसको ऐसा लगेगा यार मैं पूछूंगा तो इसके यार इसको ये भी नहीं आता क्या। हालांकि इसको ही नहीं कहता, लेकिन फिर भी यही है कि अपन को ये आना चाहिए, क्योंकि अपने डेली लाइफ के रूटीन के हिसाब से ही ये चीज़ें है। और अपने आप में एक बूस्टर मिलता है, एक अपने आप में एक कॉन्फिडेंस मिलता है अगर अपन को ये चीज़ आएगी तो। हर चीज़ को ऐसे पढ़ो जैसे एग्ज़ाम में आ रही हो, इसलिए मत पढ़ो। हर चीज़ को ऐसे पढ़ो जैसे वो एक तरीके से आपको ताकत मिल रही है। फिर वो सारी ताकत जब आप इकट्ठा कर लोगे तो उस ताकत के बेस पे आप अपनी एग्ज़ाम फाइट कर लोगे। अगर इन्जॉय करते हुए किसी चीज़ को पढ़ोगे तो डेफिनेटली इन्जॉय करने में ही पता नहीं चलेगा कब एग्ज़ाम पास हो जाएगी। अब प्रेशर लेके पढ़े कि यार मुझे याद नहीं हो रहा, यार ये कैसे होएगा, सर जी ट्रिक बता देंगे तो अच्छी बात है। कई तो क्या आजकल ट्रिक के चक्कर में पड़े हुए हैं कि कहीं से कोई ट्रिक बता दे, कहीं कोई थंबनेल में ऐसे लिखे दे इस ट्रिक से समझाएंगे। तो देखो, वो जो ट्रिक से समझाने वाला है ना, वो तो अपने व्यू लेके चले जाएगा, वो तो अपना काम निकाल के चले जाएगा, कि उनको पता है ये ट्रिक के चक्कर में आ रहे हैं। लेकिन नुकसान आपका हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ समझ के पढ़ी जाती है ना, लंबे अरसे तक याद रहती है। आप कभी ट्राई करना, मेरी बात मत मानो, कभी आप ट्राई करना किसी चीज़ को ऐसे सोच के देखना कि यार ये अपन को इसको डेली रूटीन में, डेली लाइफ के रूटीन में लेके देखना। देखिए कि जैसे मैंने आज आपको मान लो पारिभाषिक शब्दावली समझाई है, तो आप ऐसे मान लो जैसे आप कलेक्ट्री गए, किसी बैंक में गए, किसी भी डिपार्टमेंट के ऑफिस में गए, तो आपको एक लेटर मिला, उस लेटर में आपके जो मैंने भी कीवर्ड बताए हैं उसको भी उसमें ऐड ऑन करके देखना
कि यार मान लो ये मिलते तो अपन क्या करते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये अपने काम की चीज़ है, फिर आपको इसको बार बार रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि ऐसी बात नहीं है कोई इंसान एक बार याद कर लेता है तो हमेशा के लिए याद हो जाता है, नहीं, ऐसा आज तक कोई नहीं है। और कोई है कोई तो फिर वो विरला ही आदमी है कोई, ज़्यादातर तो ऐसे नहीं है। तो फ्रेंड्स यही बात है, आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए। मैं कॉन्स्टिट्यूशन आपको पूरा ही कराऊंगा, और अगर मुझे लगे डिमांड हुई कहीं पे कि हमें राजस्थान की जीके की एमसीक्यू भी चाहिए, जैसे सीईटी की एग्ज़ाम आ रही है, एलडीसी की आ रही है, और भी कोई आ रही है, तो बिल्कुल मैं आपको एमसीक्यू भी करवा दूंगा राजस्थान जीके की। और उसमें भी मैं यही कहता हूँ कि मैं जो बताऊँगा ना, तो एक सुपर से सुपर आदमी जो बहुत बड़े कोचिंग में बड़ा पैसा दे के पढ़ के आया ना, वो जितना करके आएगा ना उससे 2% ज़्यादा करके आओगे आप, या बराबर करके आओगे, कम तो नहीं करके आओगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, जो भी मैं टॉपिक करा दूँ उसको किसी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में पेपर दे दीजिए, आप ऑफलाइन दे दीजिए, फिर आप आके कमेंट करना, आपको खुद को पता चल जाएगा। मैं कह रहा हूँ आप जैसे टेस्ट दोगे ना, आप ये सोचोगे आप पहले कमेंट कर रहा हूँ कि हाँ सर ये मिल गया, यह आपको अभी पता नहीं है, क्योंकि ये बात मुझे पता है। आप इनको पढ़िए और टेस्ट दीजिए, आपको अपना पता चल जाएगा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, और क्या सोच के कह रहा हूँ, ठीक है। झूठा वादा करना आता नहीं है, झूठ बोलना आता नहीं है, ज़्यादा क्या बिल्कुल ही नहीं आता। क्यों ऐसी जगह झूठ क्या बोले कि किसी बच्चे का भविष्य खराब हो, कोई मतलब नहीं है ऐसा। इसलिए यही है। तो फ्रेंड्स